नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आज हमारे खास कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतीक तिवारी से। डॉक्टर प्रतीक तिवारी कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और जवाहरलाल हॉस्पिटल भोपाल में एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही सुनते जहन में बहुत सारे मानसिक तनाव पैदा होते हैं, तो बहुत सारा डर भी पैदा होता है। कैंसर के लगातार जो रोगी हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं तो देश में भी बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट देखें तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर प्रतीक तिवारी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले यही सवाल कि आखिर कैंसर जैसी घातक बीमारी पिछले 2 वर्षों में हम यदि एक टेंटेटिव आइडिया देखें तो पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, कैंसर जो बीमारी है ये पहले भी थी और अभी भी है और आगे बढ़ भी रही है। आपका कहना सही है। पहले चूँकि सुविधाएं नहीं थी और लोग इसको डायग्नोस नहीं कर पाते थे। आजकल बेहतर सुविधाएं अवेलेबल हैं पेरीफेरी में, तो लोग पकड़ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक कारण तो ये है कि बेटर डायग्नोस्टिक के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को डायग्नोस कर पा रहे हैं। दूसरा, हम उनको रिपोर्ट कर पा रहे हैं। आप जैसे आईसीएमआर आपने बताया हमें, तो आईसीएमआर तभी काम करता है जब आप किसी रजिस्ट्री के थ्रू उसको रजिस्टर करेंगे कि ये केस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्ट्रीज प्रॉपर काम कर रही हैं, तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि कैंसर जो है एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे आ रही है। पहले हमारे देश में हार्ट एंड डायबिटीज़ की जो क्रॉनिक डिजीज़ेस थी वो ज़्यादा कॉमन थी। आज कैंसर ऐसा दिख रहा है कि इनको ओवरलैप करके इनसे भी आगे बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली कैंसर के पेशेंट्स बढ़ भी रहे हैं, ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसा अंदाज़ा है कि करीब 20 से 25 लाख कैंसर के पेशेंट्स हर साल डायग्नोस होते हैं। बिल्कुल सर, कैंसर जैसी घातक बीमारी पहले ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। जैसे किसी को यदि सिम्टम्स भी पता चले या पता चला कि ये बीमारी है तो वो एक अमूमन एक मनोदशा बना लेता था व्यक्ति की अब लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इलाज इसका आया। तो अब क्या लगता है किस स्टेज पर है सर इलाज की? वास्तव में ये अभी भी लाइलाज की स्थिति में है कि अब इसका इलाज पॉसिबल है? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं, मतलब कि शुरुआती लक्षणों के साथ आते हैं और शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ा जाता है, तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसके परसेंटेज 99% हैं। पर अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं, मतलब 3rd या 4th स्टेज में आते हैं, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता और कंट्रोल भी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आप डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, इसको आप कंट्रोल करके इसके साथ जीते हैं, वैसे ही अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं तो इसको कंट्रोल करके आप उससे के साथ जी सकते हो, एक अच्छा जीवन निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लाइलाज है। कुछ हद तक इसको इलाज दिया जा सकता है, पर अगर एडवांस स्टेज में अगर आप आते हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी समय तक, तो वो एक अच्छा आपको लाइफ दे सकती है। डायग्नोस की हम बात करें सर, तो पहले इसके डायग्नोस बिल्कुल थोड़ा सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो डायग्नोस की स्टेज क्या होनी चाहिए कि जिससे कि पहले कीमोथेरेपी ही एक ऐसा इलाज माना जाता था कि इसमें वही एक कारगर इलाज है, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब क्या नई तकनीक आई है सर? डेफिनेटली इसमें देखिए, कैंसर जो है, कैंसर के जो इलाज में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है एंड सबसे ज़्यादा नई चीज़ें जो आई हैं आज के ज़माने में, वो कैंसर के इलाज में ही आई हैं। अगर हम दूसरी चीज़ें छोड़ दें तो हर क्षेत्र में कैंसर के डायग्नोसिस से लेके सर्जरी, रेडिएशन एंड इवन कीमोथेरेपी में नई नई चीज़ें आई हैं, नई दवाइयाँ आई हैं, नई तरह की सर्जरीज स्टार्ट हुई हैं, नए तरह का रेडिएशन चालू हुआ है। इन सब के कारण डेफिनेटली डायग्नोसिस और इलाज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। अगर हम कंपैरिजन करें कि 10 साल पहले जिस चीज़ को हम केवल 40% ठीक कर पाते थे, आज की डेट में हम उसको 60 से 70% हद तक ठीक किया जा सकता है इन नई चीज़ों के कारण। तो हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, केवल डायग्नोसिस में नहीं, हर क्षेत्र में, हर विधा में।
कीमोथेरेपी की हम बात करें सर, तो कीमोथेरेपी में लोगों में एक डर रहता है कि कीमोथेरेपी में जहां कैंसर हो या जो पार्ट कैंसर से इफेक्टिव हो उसको जलाया जाता है, या ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है, वो बॉडी में पेन होता है। कई तरह की भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां हैं या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। भ्रांति ही है ये। शुरुआत से हम बात करते हैं। सबसे कॉमन भ्रांति जो होती है कि अगर कोई ग्रोथ आ रही है तो हम उसकी बायोप्सी नहीं करवाएंगे। बायोप्सी नहीं करवाएंगे क्योंकि अगर हमने उसको छेड़ा तो वो फैलने लगेगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इसके कारण कई पेशेंट रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ की बायोप्सी करने से वो बढ़ने लगता है। ये आपका सोचना गलत है। और बिना बायोप्सी के कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएगा। किसी भी गांठ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो कैंसर है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। सेकंड, जो दूसरी भ्रांति लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी चीर फाड़ करने से या फिर कीमोथेरेपी देने से या रेडिएशन से जला देने से शरीर को नुकसान होता है। तो ये एक इलाज का तरीका है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो आप उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आज की डेट में वो साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल नई नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि कम साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हमने काफ़ी हद तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल कर लिए गए हैं। नई सर्जरीज से आप ऑर्गन प्रिजर्व कर सकते हो। पूरा ऑर्गन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप काफ़ी हद तक कॉस्मेटिकली एंड फंक्शनली ऑर्गन को बचा सकते हो। रेडिएशन की कई टेक्निक्स हैं जिससे पूरे भाग को नहीं जलाया जाता, केवल ट्यूमर जितने साइड पे है उतने एरिया को ही जलाया जाता है। तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और कि कैसे फाइंड आउट करें, जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम पेशेंट 4th और 3rd स्टेज पर आते हैं जब आप ओपीडी में रहते हैं, लेकिन ये 1st और 2nd स्टेज कैसे आइडेंटिफाई करें? लोग क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइमरी तौर पर लोग नोटिस करें तो वास्तव में इस बीमारी से गंभीर होने से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, जो अपनी प्रैक्टिस में देखी है, इतने सालों से मैं यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स पर ईयर का रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि लोगों का इग्नोरेंस। कोई अगर शुरुआती कोई लक्षण आया है तो वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जैसे छाला आया, मुंह में छाले आया, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं कि छाला है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल निकाल देते हैं और अल्टीमेटली जब वो बढ़ जाती है चीज़ तब वो आते हैं। तो लोगों का इग्नोरेंस सबसे बड़ी चीज़ है। ब्रेस्ट में गठान आई, इग्नोर करी है, फीमेल दिखाती नहीं है, लोगों को बताती नहीं है, प्रॉपर परामर्श नहीं लेती हैं, वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो आती हैं। इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं जिसके कारण बढ़ता है। सेकंड, आसपास किसी का उतना अच्छा परामर्श नहीं देता। मान लीजिए अगर वो पहुंच भी गए किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी डॉक्टर के या किसी पेरिफेरल प्रैक्टिशनर के पास, अधिकतर हमारे यहाँ क्वैक्स होते हैं पेरिफेरल एरिया में, जैसे गांव के एरिया में, वो लोग नहीं पकड़ पाते उस चीज़ को, या फिर वो उसको कोई और डायग्नोसिस करके, मिस डायग्नोसिस करके रॉन्ग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये 2 बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण लोग एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी, उसको इग्नोर करना, और दूसरा रॉन्ग डायग्नोसिस, ये बहुत बड़े कारण हैं। गठान जैसे आपने बोला, ब्रेस्ट कैंसर बोला या मुंह में छाला बोला, ये तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि चलिए ये लंबे समय से हैं। और ऐसे क्या कैंसर के जो कॉजेज़ हैं, या आप जैसे क्लासिफाइड करते हैं कैंसर को, तो आंत का भी कैंसर होता है, पेट का भी कैंसर होता है, और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर्स होता है। इनको सर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कैसे करे व्यक्ति? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जैसे आप देखें कि साधारण यदि हमें कमजोरी भी है, वीकनेस है, तो हम इस स्टेज पे नहीं जाएंगे या इधर दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमें कैंसर हो सकता है। ऐसे कारण कैसे फाइंड आउट वही करें? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हर कैंसर का अपना एक लक्षण होता है। हर जैसे ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट में एक गठान एक लक्षण है, ओरल कैंसर का छाला है एक लक्षण,
ब्लड कैंसर का ब्लड काउंट्स कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा ब्लड काउंट का, चेक करने के लिए कि ब्लड में क्या हो रहा है। आंत का कैंसर है तो आंत में आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, पेट में दर्द होना, कुछ खाने से पेट फूल जाना, या फिर लैट्रिन में आपका ब्लड आना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब इन सब सिम्टम्स के बाद पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के पास पहुंचता है, प्राइमरी हेल्थ केयर यूजुअली जो होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर क्वैक्स होते हैं पेरिफेरल एरिया में, वो उनको ये चीज़ पकड़ना चाहिए सही समय पे। अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है कि हमारे लैट्रिन में खून आ रहा है, यूजुअली वो बवासीर का इलाज चालू कर देते हैं कि भाई वो उसको इवेल्युएट नहीं करते प्रॉपर, तो वहाँ पे चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है कि आप एक रॉन्ग साइड में चले जाते हो, और जब तक आप पता कर पाते हो कि एक्चुअली हुआ क्या है, तब तक वो चीज़ हाथ से निकल चुकी होती है। इसके और क्या ऐसे लक्षण जो आप, चूँकि आप तो ओपीडी में पेशेंटों को देखते हैं, और क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं सर जिनको लगता है कि इनको थोड़ा सा भी ये समझ में आए तो सीधे डॉक्टर से ही परामर्श लें और इसी दिशा में थोड़ा प्रयास करें कि ऐसे ही टेस्ट हों? उसका देखिए क्या है, हर कैंसर का अलग लक्षण होता है। कोई एक लक्षण को हम कॉमन नहीं कह सकते हैं कि अगर ये लक्षण है तो आपको कैंसर है। हर लक्षण का एक कारण होता है। बस मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप कहीं पे जाते हैं या किसी आपको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप उसको किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, एक जनरल मेडिसिन वाला या सर्जन को, उससे परामर्श लीजिए। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी, कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको लगता है कि उस चीज़ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको किसी अच्छे कैंसर रोग विशेषज्ञ से या अच्छे कैंसर अस्पताल में दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैक्सिमम कॉज माने जाते हैं कि कोई तंबाकू यूज करता है, कोई एल्कोहलिक है, ये मैक्सिमम कॉज, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि ये कैंसर के कारण हो सकते हैं। लेकिन सर ऐसे भी कई पेशेंट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी वो कैंसर से अफेक्टेड होते हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए क्या है, जैसे आपने बोला तंबाकू या सिगरेट या शराब, ये सब कैंसर से एसोसिएटेड हैं। इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो इनसे आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप ये करते हो तो कैंसर आपको होगा ही। सेकंड, इसका वाइसी वर्सा भी चीज़ ठीक है कि अगर आपको आप अगर ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आपको इसके चांसेस कम हो जाएंगे, बट वो चांसेस शून्य नहीं होंगे, मतलब उसके बाद भी आपको कैंसर हो सकता है। ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। अनियमित दिनचर्या भी इसका एक कोई कारण हो सकता है क्या सर? अनियमित दिनचर्या नहीं, आपका जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो उसको काफ़ी हद तक कुछ कैंसर्स के कारण के रिस्क फैक्टर में गिना गया है, जैसे कि कोलोन कैंसर हो गया या स्टमक कैंसर हो गया। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जैसे कि आजकल ओबेसिटी है, खान पान है, आजकल जो हमारा नॉन वेज डाइट जो होती है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वेजिटेरियन डाइट से। तो नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है वो एक तरह का रिस्क फैक्टर है कोलोन कैंसर के लिए। तो डेफिनेटली आजकल की जो लाइफस्टाइल है और खान पान है वो काफ़ी हद तक कुछ कैंसर्स के लिए रिस्क फैक्टर बना है। तो मोटापा भी एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल, मोटापा जो है आपके ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड है, मोटापा आपके बच्चादानी के कैंसर से एसोसिएटेड है, मोटापा आपके कोलोन कैंसर से भी एसोसिएटेड है, मतलब बड़ी आंत के कैंसर से। पुरुषों और महिलाओं में एक रेशो आप देखते होंगे जब आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो पुरुष सर ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं कि महिलाएं? ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों के ही अलग अलग तरह के कैंसर कॉमनली आते हैं। जैसे कि पुरुषों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ओरल कैविटी का कैंसर है और लंग कैंसर है। वैसे ही महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है, यानी जिसको बच्चादानी का कैंसर कहते हैं। तो ये दोनों कैंसर अंग विशेष के कैंसर हैं जो कि पुरुष और महिलाओं में अलग अलग हैं। दोनों का तुलना करना मुश्किल है कि पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है या महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। संख्या में अगर मैं कहूँ तो संख्या में डेफिनेटली पुरुषों में ज़्यादा होता है कैंसर, क्योंकि उनके साथ रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। पुरुष ज़्यादा स्मोक करते हैं, पुरुष ज़्यादा तंबाकू खाते हैं,
ज़्यादा अल्कोहल का सेवन वो ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उनमें कैंसर होने की संभावना है। सर अमूमन हम देखते हैं, जैसे अगर एक ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो ज़्यादातर बाहर का रुख करते हैं, यानी विदेशों का रुख करते हैं। तो क्या लगता है कि आपने चूँकि भोपाल चुना, क्यों? देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं एमपी मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली और पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं, मतलब कि जबलपुर में रहते हैं, तो पास में है, तो इसलिए यहाँ पे रहना मैंने प्रेफर किया। दूसरा, ऐसा नहीं है, आपने सही कहा, कुछ डॉक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर का रुख करते हैं, पर यहाँ पे भी हमारी रह के सेवा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन लोड है। हमारी जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में सेकंड है, एंड उस हिसाब से कैंसर का लोड भी जनसंख्या के हिसाब से ही बढ़ता है। तो हम आज सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैंसर का जो बर्डन है उसके लिए। तो अगर यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा? बिल्कुल, आपका ये नज़रिया ठीक है। यहाँ पर सर और एक बात करें कि जैसे फैसिलिटीज़ की, तो बेस्ट फैसिलिटीज़ या मशीन, जो भी नई आधुनिक मशीनें आई हैं, चाहे वो रेडिएशन देने की हो या फिर और कुछ ट्रीटमेंट की हो, तो वो सुविधाएं कैसे मुहैया हों पेशेंट्स को और आसानी से, क्या ऐसा लगता है? वो सुविधाएं अवेलेबल हो गई हैं सर जी। ये वही मैं कह रहा हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमें पता नहीं है कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। तो आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, अच्छे से अच्छी रेडिएशन यूनिट्स आपके शहर में हो सकती है, पर हो सकता है आपको उसके बारे में आइडिया ना हो, ठीक है। तो लगभग सभी मेजर सिटीज़ में अच्छी रेडिएशन यूनिट्स बन चुकी हैं, अच्छे सर्जन्स आ चुके हैं, अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। लेकिन ये सब हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं? मोस्टली ये प्राइवेट में है, गवर्नमेंट में नहीं है। पर धीरे धीरे ये जो प्राइवेट के जो डॉक्टर्स हैं ये भी आसपास के एरिया में कवर कर रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में हर एक डॉक्टर आसपास के 200 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, वो जाके वहाँ पे पेरिफेरी में भी देखता है, जो छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी बैठता है, वहाँ पे जाके क्लिनिक्स करता है। वही बात कि प्राइवेट हॉस्पिटलिटी में ये सुविधाएं अवेलेबल, अभी गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें कम हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि डॉक्टर, चूंकि आप एक डॉक्टर ही हैं तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं। जबलपुर में भी कैंसर के अच्छा हॉस्पिटल है, ग्वालियर भी है, भोपाल भी है, लेकिन वहाँ पर यदि डॉक्टर्स की हम बात करें तो मैक्सिमम डॉक्टर्स, यदि कोई बेस्ट डॉक्टर सर्च करता है व्यक्ति तो फिर उसे फॉरेन का ही डॉक्टर मिलता है कि वो वहाँ विदेश में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने मध्य प्रदेश या देश में उनको सेवाएं देने में इंटरेस्ट नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए क्या है, अगर हम विदेश से कंपेयर करें तो विदेश में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कम हैं, बट ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और उसमें अच्छी टीचिंग फैकल्टी और अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ लैकिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ लोग जाते नहीं हैं। तो एक बताओ क्यों नहीं करते सर, सवाल वही। उसका रीज़न यही है कि पैकेजेस नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, पेरीफेरी में सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, रहने की सुविधा वहाँ पर, सेकंड पैकेजेस जो होते हैं, मतलब कि आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी पैकेज बहुत पुअर है, पहले का है, उसको अपडेट नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ों के कारण लोग प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट साइड में ज़्यादा रहें। तो गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स पर फोकस करें, उनकी सुविधाओं पर फोकस करें, तब जाके डॉक्टर सेवाएं बेहतर दे सकते हैं। ऐसा आजकल एक नया कंसेप्ट आया है जी, कि वो मैं वही आपसे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसमें क्या होता है कि देखिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने खड़ा कर दिया है। दूसरा, उसने एक योजना दे दी है जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, पर उनके पास डॉक्टर्स की कमी है। तो इसके लिए वो आप एक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो, आप जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनके साथ, कि भाई आप यहाँ पे आइए, आप पेशेंट देखिए, हम आपको सुविधाएं अवेलेबल करवाएंगे और उसके साथ हम पार्टनरशिप में
काम यानी करेंगे। कि पीपीपी मोड में यदि सरकार पहल करे तो डॉक्टर्स जो है, इंडिविजुअल डॉक्टर्स कुछ सपोर्टिव हो सकते हैं सरकार के, क्योंकि डॉक्टर्स भी हैं बट डॉक्टर्स गवर्नमेंट में ज्वाइन नहीं किए हैं। तो अगर वो पीपीपी में आएंगे तो इससे एरिया को बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि लोगों को सुविधाएं उनके मशीनरी भी आधुनिक लगाई जा सकती है कि यानी कि कोई यदि पीपीपी मोड में डॉक्टर्स आए तो निश्चित तौर पर आप चाहे मशीनों की बात हो या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो, सभी उपलब्धता हो सकती है यदि देखिए गवर्नमेंट मशीनें इलाज नहीं करती, इलाज डॉक्टर करता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेरीफेरी में डॉक्टर नहीं गया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी कर दोगे तो वहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो पीपीपी में यही चीज़ है कि डॉक्टर जो हैं वो पार्टनरशिप करेंगे गवर्नमेंट से एंड वो जाएंगे पेरीफेरी में और वहाँ पे जाके इलाज चालू करेंगे। नहीं, मशीनरी का भी एक रोल तो होता ही है सर, क्योंकि इलाज उसी से होता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर जरूरी है। यानी कि कंप्यूटर जब चलेगा जब उसको ऑपरेट करने वाला अगर आप वहाँ पे कंप्यूटर लगा भी दोगे तो जब चलाने वाला ही नहीं है तो उसका क्या यूज़ है। बिल्कुल ठीक बात। पीपीपी मोड की आपने बात कही, आपके जो सर्किल में कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे आपकी बात होती होगी, आपके फ्रेंड सर्किल में निश्चित तौर पर होंगे ही, तो आप कभी बैठते हैं तो ये नहीं लगता है कि सरकार को अप्रोच करें कि पीपीपी मोड में हम लोग इच्छुक हैं, या फिर क्या उम्मीद है सरकार से, अप्रोच की उम्मीद है क्या? सर दोनों तरफ से पहल की ज़रूरत है। अभी बीच की कोई ब्रिज नहीं है, बीच का कोई लिंक दिखा नहीं है। डॉक्टर इच्छुक हैं जाने के लिए, डॉक्टर जा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वहाँ से भी मतलब गवर्नमेंट साइड से भी हमें इस तरह की कोई पहल दिखनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है। जैसे कि आप अगर कुछ ऐसी योजना या फिर कुछ इस तरह का अनाउंस करते हैं तो फिर डेफिनेटली जो डॉक्टर्स हैं वो अप्रोच करेंगे आपको। सरकार तो कई हॉस्पिटल में पीपीपी मोड में आ गई है। जैसे कोई आयुष्मान कार्डधारी जाते हैं तो उन्होंने एक लिस्ट भी निकाली है लंबी कि इनके तहत इनका इलाज होगा। तो क्या लगता है सर कि सरकार चाहती है या फिर अप्रोच में कहीं, जो आपने बोला कि कहीं एक ब्रिज में कमी है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने में थोड़ा सा ये यहाँ पर लैक हो रही है? सही कहा आपने। एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि चूँकि आयुष्मान योजना उन्होंने प्राइवेट में भी दी है तो इससे डेफिनेटली जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पे जो पीपीपी कुछ हद तक काम करने लगा है। पर अभी भी एक बड़ा सा एरिया छूटा हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बात कर लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीएचसी या सीएचसी की बात कर लीजिए, वहाँ पे भी डॉक्टर्स पहुँच सकते हैं अगर गवर्नमेंट डॉक्टर्स पे काम करना चालू करे, मतलब डॉक्टर्स को अप्रोच करना चालू करे, डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करना चालू करे इस द्वारा, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स पहुँच सकते। यदि आपको भी ऐसी अप्रोच मिले तो लगता है कि कुछ बहुत बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या क्या दिमाग में है सर, क्या कर सकते हैं वैसे? बेस्ट तो ये है कि सर कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सर बिल्डिंग ही मिलेगी, बाकी सबसे नहीं, सुविधाएं हैं सर। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो उनको रन करने के लिए, सुविधा को, एक सिस्टम को बनाने के लिए एक डॉक्टर का दिमाग चाहिए कि उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। एक प्रशिक्षित डॉक्टर अवेलेबल रिसोर्सेज में काम कर सकता है। तो एक बार जब वो कोई जाएगा और वहाँ पे काम करना चालू करेगा तो उन एरिया में स्टार्ट करके उन एरिया का सिस्टम ठीक करके और जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है। एक हमारे मित्र हैं, वो भी डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई तो कभी ऐसा लगता है कि पीपीपी मोड में जैसे यदि मान लो कि डॉक्टर्स का एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एग्री हो गया सरकार के साथ काम करने, लेकिन वो अपने मोड में वो काम शुरू करता है तो उसके ऊपर जो हेड बिठा दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रॉय करने की या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि तो इंडिविजुअल पीपीपी मोड में पूरी लायबिलिटी सिर्फ डॉक्टर्स को दे दी जाए या फिर सरकार उस पर होल्ड रखे। क्या लगता है सर? नहीं सर, उसमें ये पार्टनरशिप है, ये जो है इंडिविजुअल नहीं है, दोनों ही अपना काम करेंगी। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को सुविधाएं। सुपरविजन अथॉरिटी कौन होना चाहिए? सुपरविजन अथॉरिटी देखिए डॉक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही समझ सकता है बहुत हद तक। केवल डॉक्टर का काम है तो डॉक्टरों के हिसाब से ही होना चाहिए, ना कि उसमें कहीं पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी काम ठीक होगा। जी, कम होनी चाहिए जी। और सर क्या ऐसा बच्चे जिस तरीके से कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं कि बच्चे भी आते होंगे सर? बच्चे
बच्चों का अलग ग्रुप है और बच्चों में भी कैंसर बहुत कॉमन है। तो ओवरऑल यदि कहा जाए तो कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा हैं और डॉक्टरों की वास्तव में कमी है। जी, ऐसा है ये तो बिल्कुल। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो। ये सर केवल मध्य प्रदेश नहीं, ये सभी जगह के लिए है। ऐसी दिनचर्या रहे सर, ऐसा क्या रहन सहन रहे कि वास्तव में थोड़ा सा सिक्योरिटी रहे कि आदमी कैंसर से बचाव कर सकता है, कुछ आप बताना चाहें? देखिए, जो बचाव के तरीके हैं वो यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए, इस तरह की आदतों से बचें जैसे कि तंबाकू या फिर बीड़ी सिगरेट, इनका सेवन ना करें। सरकार की ओर से कुछ जागरूकता का भी अभाव है क्या? जागरूकता लाने की आवश्यकता महसूस होती है क्या सर? हाँ सर, ये भी है कि कैंसर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती अभी जितनी देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है। तो डेफिनेटली कैंप्स होने चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए। पीपीपी मोड की आपने बात कही, डॉक्टर्स भी तैयार हैं कि चलिए ठीक है सरकार अप्रोच करे या कोई ऐसा ब्रिज बन जाए तो निश्चित ही कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे भविष्य में। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते सर, डॉक्टर खासकर क्यों नहीं जाना चाहते? यदि सरकार ये कहे कि हम आपको किसी रूरल एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा के दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड हो जाए तो वहाँ पर क्या डॉक्टर्स जाना पसंद करेंगे? सर, जाना पसंद कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे मैं भी हूँ तो मैं अपने घर के आसपास रहना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं घर के आसपास रह के अपना 200 किलोमीटर का एरिया कवर करूँ। वैसे ही हर गांव का, हर क्षेत्र का एक इंसान आता है पढ़ने, वो पढ़ के जाता भी है। तो अगर वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी तो डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। नहीं, अमूमन तो यही देखने को आता ना कि डॉक्टर्स भोपाल प्रेफर करेंगे या ग्वालियर प्रेफर करेंगे, जहां उनको लगता है कि मेडिकल हब है वहां प्रेफर करेंगे। नहीं सर, प्रैक्टिस करने तो जा सकते हैं। मतलब आपको प्रैक्टिस से लेना देना, आपको रह रहा है कि नहीं रह रहा उससे मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस करने तो जा सकते हैं। अब जैसे आज की डेट में अगर मुझे भी बोला जाए कि आपको होशंगाबाद जाना है या विदिशा जाना है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। मैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में बैठ के पेशेंट्स को देख के उनको ट्रीट करके वापस भी आ सकता हूँ। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए प्रोवाइड करवा भी देती है, बाकी का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा सर? बाकी के इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए सर, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये काफ़ी, इसीलिए हाँ, तो इसमें मेजर योगदान तो सरकार को ही करना पड़ेगा कि जैसे कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना, उसमें सुविधाएं अवेलेबल करवाना। नहीं, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं क्या सर कि जो इसमें इंटरेस्टेड हों कि चलिए ठीक है पीपीपी मोड में एक डॉक्टर्स का ग्रुप है और ग्रुप कंपनी से जुड़ा हुआ है और कंपनी यदि सरकार से अप्रोच करे कि ठीक है हमारे पास ये 4 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर हैं, ये फैसिलिटी, ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये जो आइडिया है ये डेवलप हो रहा है और लोग इसके बारे में सोचना चालू कर रहे हैं कि जैसे कि आजकल गवर्नमेंट ने कई जगह प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइजेशन में ही आ गया है। तो इस चीज़ को आप हेल्थ सिस्टम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इस चीज़ से हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। उसमें भी ऐसे ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती हैं यदि ऐसा हो तो। बिल्कुल हो सकती हैं सर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर प्रतीक तिवारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जवाहरलाल हॉस्पिटल भोपाल के, कैंसर हॉस्पिटल है जवाहरलाल। तो लगता है कि कैंसर को लेकर उन्होंने जो अवेयरनेस बताई कि कैसे कैंसर से बचाव किया जा सकता है, कैंसर जिसको यदि हो जाए लगता है कि उसे थोड़ा सा डर है या भय है तो इसको दूर करें और सीधे अपने कंसल्टेंट से बात करें और सही जगह इलाज लें तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ये हमें डॉक्टर प्रतीक तिवारी ने बताया। तो अब क्या आगे होता है, क्या वास्तव में जो डॉक्टर तिवारी ने बोला कि सरकार अप्रोच करे तो निश्चित तौर पर कुछ डेवलपमेंट की दिशा में या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में, बेस्ट हॉस्पिटलिटी की दिशा में एक प्रयास किया जा सकता है। तो अब बात उनने अपनी अपेक्षाएं बताई, इच्छाएं बताई। फिलहाल आज छोटी सी मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।